हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग वांगजी से पूछता है, लंजा तुम मेरे कॉल को रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे और ना ही 2 दिन से मुझसे मिलने आए। तो वांगजी कहता है, विंग मैं काम में बहुत बिजी था, इसीलिए तुम्हारे कॉल को रिसीव नहीं कर पाया और ना ही तुमसे मिलने आ पाया। वांगजी झूठ कह रहा था। आप आगे। वांगजी ने विंग के सिर से अपने सिर को टिका लिया। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वांगजी ने पूछा, क्या विंग? विंग वांगजी के राइट हैंड को अपने बेली पर रखा, उसे कहा, लंजा हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनते ही वांगजी ने विंग को हक कर लिया। उसके आंखों से आंसू बहने लगा। अपने शोल्डर पे गर्म टच फील करते ही विंग ने हक ब्रेक करके वांगजी की ओर देखा और वरीड होते हुए पूछा, लंजा क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? वांगजी ने कहा, विंग मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, तुमने मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ दी है। ये कहते ही विंग वांगजी को किस करने लगा। वांगजी भी उसे किस बैक करने लगा। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करके अपने कोट के पॉकेट से वांगजी पासबुक और एक पेपर निकाल के विंग के हाथ में देते हुए कहा, विंग ये मेरी बैंक अकाउंट की पासबुक है, आज से ये तुम्हारी है। तुम इस अकाउंट के नॉमिनी हो और ये पेपर एक प्लॉट का है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। विंग वांगजी से पूछता है, लंजा ये तुम मुझे क्यों दे रही हो और मैं कैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट की नॉमिनी हो सकती हूँ? वांगजी ने कहा, विंग क्योंकि हम मैरिड हैं, तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो। वांगजी की बात सुन के विंग सरप्राइज में वांगजी की ओर देखने लगा। वांगजी ने कहा, तुम्हें याद है विंग, 1 महीने पहले एक पेपर पे मैंने तुम्हारी सिग्नेचर ली थी। तुम बार बार मुझसे पूछ रहे थे ये कौन सा पेपर है। वो मैरिज रजिस्ट्री पेपर था। विंग वांगजी की बात सुन के स्माइल करके कहा, सच में लंजा हम मैरिड है? वांगजी ने नोट किया। विंग वांगजी के सीने में सिर रखते हुए कहा, इसका मतलब हम तीनों एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, चलो लंजा हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। विंग की बात सुन के लंजा अपने मन में कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, साथ में हमारी बेबी को भी, पर हम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सिंडिकेट एक दलदल है, यहाँ पर जो भी पैर रखेगा वो सिर्फ धंसता ही चला जाएगा। हम कब तक और कहाँ तक भागेंगे? एक ना एक दिन वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे और हम सबको मार देंगे। इसलिए यही बेटर होगा कि मैं खुद उनके पास जाऊं, उन सब को ख़त्म करने के लिए। इससे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर कम से कम तुम और बेबी तो ज़िंदा रहोगे, इसी में ही मैं खुश रहूँगा। फिर वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, किसी सेफ प्लेस पर, ताकि तुम और बेबी सेफ रह सको। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अकेला क्यों लंजा, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? वांगजी कहता है, नहीं विंग, मुझे अभी यहाँ बहुत सारे काम करना है, काम कंप्लीट होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। फिर वांगजी अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे पता नहीं मैं यहाँ से ज़िंदा वापस लौट पाऊँगा या नहीं, पर तुम्हारे सेफ्टी और बेबी की सेफ्टी के लिए मुझे झूठ कहना पड़ रहा है। विंग थोड़ी देर सोच के कहता है, ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाना। वांगजी नोट करता है। फिर विंग कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा? वांगजी कहता है, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ तुम जा सको? विंग कहता है, मेरे घर सीजी और जियांगचंग के पास। वांगजी विंग की बात सुन के कहता है, नहीं विंग, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारे यहाँ से भागते ही रेक्स तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे और ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे और सब लोगों को पकड़ लेंगे। इस बिजनेस में धोखा और गद्दारी की सज़ा मौत है और तुम सबको मार देंगे। फिर वांगजी कहता है, क्या कोई और है जिसे तुम जानते हो जो इस वक्त तुम्हारा ख्याल भी रख सके? विंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ नी होसांग को ही जानती हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम उसे कॉल करो। उन लोगों की बात करते करते पूरी रात गुजर गई। विंग अपने फ़ोन लेकर नी होसांग को कॉल करती है। नी होसांग तो नींद में था। नी होसांग अपने फ़ोन पर विंग की नाम शो होते देखकर
कॉल को रिसीव करके कहता है, हेलो विंग। वांग जी विंग के हाथ से फ़ोन लेकर कहता है, हेलो न्यू हसांग, तुम जहाँ भी हो अभी तुरंत विंग के घर पहुँचो। वांग जी की आवाज़ सुनते ही न्यू हसांग की नींद न्यू हसांग से क्रोसों दूर भाग गया था। न्यू हसांग बेड पे उठकर बैठते हुए कहता है, हाँ 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 सर, मैं अभी पहुँचती हूँ। वांग जी फ़ोन काट देती है। न्यू हसांग उस दिन की बात को याद करने लगी और बेड से उछलते हुए कहा, उस दिन तो मैं बाल बच गई थी, पर पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। विंग ने कहा, क्या लंजा। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ ताकि तुमसे मेरी फेरोमोन्स की स्मेल आए। और अपने मन में कहा, विंग ताकि तुम्हें और हमारी बेबी को कोई गंदी नज़र से ना देखे। मुझे पता है मेरे मरने के बाद 3 महीने तक ही तुम्हारे पास मेरी फेरोमोन्स की सेंट रहेगी, पर फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ। विंग ने स्माइल करके कहा, ओके लंजा। वांग जी ने कहा, विंग इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे लिए इतना दर्द सह सकता हूँ। वांग जी ने नोट किया। फिर वांग जी विंग के नेक के सेंट ग्लैंड को लीक करने लगा और अपने फैंग को बाहर निकलकर वहाँ पर बाइट कर लिया। विंग दर्द के कारण वांग जी को कसकर पकड़ लिया था। उसकी नेल वांग जी की बैक पर गड़ चुकी थी। विंग की बॉडी शेक कर रही थी। वांग जी ने विंग के नेक से निकल रहे ब्लड को लीक कर लिया। फिर विंग को अपने गोद में उठाकर किचन में ले गया और वहाँ बिठा दिया। फिर विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। न्यू हसांग डरते डरते विंग के घर आया। डोर पे नॉक किया। वांग जी ने डोर को ओपन किया। न्यू हसांग घर के अंदर आया। वांग जी ने न्यू हसांग से पूछा, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है जहाँ तुम कुछ दिनों के लिए विंग को सेफ रख सको और हमारे बेबी भी ठीक रह सके। न्यू हसांग ने कंफ्यूज में विंग की ओर देखा। विंग ने स्माइल करके कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। न्यू हसांग ने नोट किया, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर कुछ देर सोच के न्यू हसांग ने कहा, मुझे ऐसी तो कोई जगह पता नहीं सिवाय मेरे बॉयफ्रेंड के घर के अलावा। विंग ने न्यू हसांग की बात सुन के कहा, तुम्हारा मतलब वेनिंग के घर। न्यू हसांग ने कहा, उसके सिस्टर भी एक डॉक्टर है तो तुम्हारी केयर भी अच्छे से कर पाएगी। वांग जी ने कहा, ओके पहले तुम उससे पूछो कि वो विंग को अपने घर रखेगी या नहीं। न्यू हसांग ने तुरंत वेनिंग को कॉल किया और उससे बात किया। फिर फ़ोन रख के वांग जी के ओर देखते हुए कहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी विंग को कहता है, विंग तुम कुछ कपड़ों को पैकिंग कर लो। विंग कपड़े पैकिंग करके बाहर आया। वांग जी ने विंग को लास्ट बार किस और हग किया। फिर उसे कहा, आई लव यू विंग। विंग ने भी कहा, आई लव यू टू लंजा। फिर वो तीनों घर से बाहर निकल गए। वांग जी विंग का बैग न्यू हसांग के हाथ में दे दिया। उसे कहा, विंग का अच्छे से ख्याल रखना। न्यू हसांग ने नोट किया। विंग ने कहा, मिस यू लंजा। वांग जी ने कहा, मिस यू टू विंग। फिर न्यू हसांग अपने बाइक पे बिठाकर विंग को लेकर चला गया। वांग जी भी अपने रास्ते निकल गया। वांग जी को अगर उन सब से लड़ना है तो उसे गन चाहिए, इसीलिए वो एक गन सप्लायर के पास गया। वो सप्लायर पहले वांग जी को अच्छे से देखा, उस पर डाउट हुआ। उसे लगा शायद वांग जी कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर की कोई एजेंट हो सकती है। वो कस्टमर भी नहीं गंवाना चाहता था। तो गन सप्लायर ने कहा, मेरे पास तो गन नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे बॉस के पास जाना होगा। मेरे बॉस के पास बहुत सारे गन हैं। वांग जी ने ओके कहकर उन सब के साथ वांग जी गन सप्लायर के पास बॉस के पास छोड़कर चला जाता है। गन सप्लायर का बॉस वांग जी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा। फिर उसे सामने वाले चेयर पे बैठने को कहा। वांग जी वहाँ बैठ जाता है। गन सप्लायर का बॉस बहुत सारे अलग अलग गन निकाल के सामने वाले टेबल पर रखा और वांग जी को गन कैसे चलाते हैं सिखाने लगा। फिर वांग जी को कहता है, पहले तुम गन लो, उससे पहले तुम्हें मुझे अपना आईडी शो कराना होगा। वांग जी ने अपना आईडी शो किया। आईडी देख के गन सप्लायर का बॉस कहता है,
क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? वांग जी कहता है, मैं रेक्स के पास काम करता हूँ। ये सुन के वो बॉस कहता है, मैं सुशे हूँ। रेक्स का सारा आर्म्स हमारे यहाँ से ही सप्लाई होती है। मेरी पार्टनर मैंग्याओ जाता है वहाँ डिलीवर करने के लिए। वांग जी मैंग्याओ को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, पर सुशे से कुछ भी नहीं कहा। सुशे कुछ सोचता है, फिर वांग जी से कहता है, अगर तुम रेक्स के पास काम करते हो तो तुम्हें यहाँ आके अलग गन खरीदने की क्या ज़रूरत है? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुझे तुम्हारे बॉस से फ़ोन करके तुम्हारे बारे में जानना पड़ेगा। तुम झूठ बोल रहे हो या सच? सुज से अपने फ़ोन निकाल कर रेक्स को फ़ोन करता है। रेक्स कॉल उठाता है। सुसे वांग जी का नाम बताते ही रेक्स उसे कहता है, वांग जी एक बागी है, तुम्हें वो कहीं पर भी मिले तुम उसे शूट कर देना। वांग जी सुसे की फेशियल एक्सप्रेशन को देखते ही समझ गया था। सुसे कुछ करता उससे पहले ही वांग जी टेबल से गन लेकर सुसे की सिर पर शूट कर देता है। सुसे वहीं पर मारा जाता है। वांग जी तुरंत अपना आईडी अपने पॉकेट में रख लेता है और गन को अपने बॉडी के अलग अलग जगह पर छुपा लेता है और सुसे की सामने वाली टेबल पर जो ड्रॉयर था उस ड्रॉयर से बुलेट निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। ऑफिस में आया तो देखा सुसे को किसी ने शूट कर दिया है। मैंग्याओ ने सोचा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे घर में आके मेरे पार्टनर को शूट किया। फिर सीक्रेटली लगा हुआ सीसीटीवी के फुटेज को चेक करता है। वहाँ वांग जी को देखकर मैंग्याओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें तो शुयांग नहीं मार पाया, लेकिन तुम मेरे हाथ से ज़रूर मरोगे। दरअसल शुयांग मैंग्याओ को प्रॉफिट का लालच दिया था। उसे कहा था वांग जी को मारने में उसकी हेल्प करने। मैंग्याओ शुयांग की प्रपोजल पर राज़ी हो गया था। वहाँ से निकलकर वांग जी 2 दिनों तक शुयांग को फॉलो करता है। फिर वांग जी मौका देखते ही शुयांग के सामने आता है। शुयांग अपने सामने वांग जी को देखकर डर जाता है। उसे कहता है, देखो वांग जी, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैंने कब का तुम्हें माफ़ कर दिया है। उसकी बात सुन के वांग जी कहता है, हमारे बिजनेस में ना ही कुछ भूला जाता है और ना ही माफ़ी मिलती है, कुछ मिलता है तो वो मौत है। ये बोलकर वांग जी शुयांग की चेस्ट में शूट कर देता है। रेक्स को भी शुयांग की डेथ की न्यूज़ मिल गई थी। वो बहुत गुस्सा हो गया था। वो किसी भी तरह वांग जी को अब मारना चाहता था। वांग जी अब रेक्स को फॉलो करने लगता है। कुछ दिनों तक फॉलो करने के बाद वांग जी होटल स्काई पहुंचती है। रेक्स जानता था कि वांग जी उसे फॉलो कर रहा है। वो जानबूझ के ही होटल स्काई पर रुकता है। अपने बहुत सारे गार्ड को होटल के चारों ओर अपॉइंट कर देता है। वांग जी होटल पहुंचकर एक एक करके सारे गार्ड को मारकर रेक्स के पास पहुंचती है। वांग जी की लेफ्ट हैंड पर एक गोली लग गई थी। वांग जी ने रेक्स के चेस्ट पर गन पॉइंट किया। रेक्स कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम यहाँ से चले जाओ और सब कुछ भूल जाओ। वांग जी कहता है, इस सिंडिकेट में कोई किसी का बाप या बेटा नहीं होता, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ होता है। वक्त आने पर अपनों को भी कुर्बान कर देते हैं। मैंने 6 ईयर तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे भाई ने तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दी, फिर भी तुमने मुझे मारने के लिए वेंचाओ को सौंप दिया। रेक्स कहता है, मैंने तुम्हारी आंखों में विंग के लिए प्यार देख लिया था, जो मेरे लिए गद्दारी था, और हर गद्दर की सज़ा मौत है। वांग जी रेक्स से कहता है, तुम अपने मौत से पहले एक बात अच्छे से जान जाओ, मैं विंग से प्यार करती हूँ, वो मेरी ओमेगा है, मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। अपनी बात ख़त्म करते ही वांग जी रेक्स को शूट कर देता है। रेक्स वहीं पर मारा जाता है। शुयांग और मैंग्याओ की आदमी जो इतने दिनों तक वांग जी को फॉलो कर रहे थे, ढूंढते ढूंढते वो लोग होटल स्काई पहुंच जाती है। चारों ओर गन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वांग जी सबसे एक एक करके फाइट करता है, सबको एक एक करके शूट करता जाता है। फाइट बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। वांग जी थक जाता है और बैठ जाता है। उसके बॉडी पे अब कोई एनर्जी नहीं बची थी। उसके चारों ओर सिर्फ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो अपने गन के बुलेट को चेक करता है। वो देखता है गन में अब सिर्फ 2 ही बुलेट बची हैं।
वो वहाँ से बैठकर सोचता है, पता नहीं बाहर और कितने लोग हैं। वांग जी की लेफ्ट आर्म से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उसे विंग की ख्याल आई। उसने अपने मन में कहा, मुझे पता नहीं मैं यहाँ से ज़िंदा वापस जा पाऊँगा या नहीं। यही सोच के वो अपने पॉकेट से फ़ोन को निकाला, विंग को कॉल किया। विंग भी वांग जी के कॉल देखकर जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेता है। विंग कहता है, हेलो। वांग जी कहता है, तुम कैसे हो विंग? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। विंग उस वक्त सबके साथ डिनर कर रही वांग थी। जी से पूछता है, लंजा तुम कब वापस आओगी? वांग जी विंग की बात सुन के अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील करती है। वो विंग से कहता है, विंग कुछ दिनों के बाद तुम इस शहर से बहुत दूर चले जाना। अपना और बेबी का हमेशा ख्याल रखना। बेबी को अच्छी परवरिश देना। वांग जी आगे कहता है, विंग आई मिस यू सो मच, आई लव यू विंग। वांग जी फ़ोन को फेंक देता है क्योंकि किसी के कदमों की आहट उसने सुनी थी। उसने तुरंत अपने गन को टाइटली होल्ड कर लिया। विंग कहता है, लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। हम दोनों एक साथ हमारे बच्चों को पालेंगे। विंग अभी भी बोले जा रहा था। वांग जी देखता है उसके सामने मेंग्याओ खड़ा है। मेंग्याओ ने वांग जी को शूट कर दिया। वांग जी ने भी मेंग्याओ को शूट कर दिया। वांग जी की गन की बुलेट मेंग्याओ के गले के आर पार हो गई थी। मेंग्याओ की गन की बुलेट वांग जी के पेट में लगी थी। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है। विंग गन फायरिंग की आवाज़ सुन के बहुत पैनिक करने लगता है। लंजा लंजा कहकर चिल्ला कर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुन के सब लोग उसके पास आ जाता है। वांग जी को विंग की आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने फ़ोन से थोड़ा दूर पर बैठा था। वांग जी की बेली से बहुत ब्लड निकल रहा था। उसकी आंखों के सामने विंग की स्माइली फेस फ्लैश हो रही थी। न्यू सांग विंग के पास आके पूछता है, क्या हुआ? विंग कहता है, न्यू सांग मुझे अभी लंजा के पास ले चलो, मुझे लंजा के पास जाना है। न्यू सांग कहता है, क्या तुम्हें पता है वांग जी कहाँ है? विंग ने कहा, नहीं। अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है, लंजा कुछ बोल नहीं रहा है। न्यू सांग कहता है, ऐसे कैसे? फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। वो सोचता है, मैं किसी हैकर से कहूँगा तो वांग जी के कॉल को ट्रेस करके लोकेशन बता सकता है। न्यू संग तुरंत अपने फ़ोन में अपने किसी हैकर फ्रेंड की नंबर ढूंढने लगती है। तभी बेनिंग ने पूछा, क्या हुआ न्यू संग, तुम क्या ढूंढ रही हो? न्यू संग ने कहा, मैं अपनी हैकर फ्रेंड की नंबर ढूंढ रहा हूँ। बेनिंग न्यू संग की बात सुन के उसके सिर पर एक चांटा मारा। न्यू संग ने बेनिंग की तरफ ग्लियर दिया। सेम बेनिंग ने भी दिया। न्यू संग ने पूछा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है विंग की हालत? तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? बेनिंग ने कहा, मुझे नहीं, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्या तुम्हें अपने सामने हैकर दिख नहीं रहा है जो तुम अपने फ़ोन पे हैकर का नंबर ढूंढ रही हो? न्यू संग सिर खुजलाते हुए कहा, ओ मैं तो भूल गया। मैं विंग की पैनिक देखकर कुछ याद ही नहीं रख पाया। तुम भी तो एक हैकर हो। न्यू सांग ने कहा, वेनिंग तो तुम वांग जी के कॉल लोकेशन को ट्रैक करके बताओ वो कहाँ है। वेनिंग ने कहा, वो मैंने पहले ही कर लिया है। अपने हाथ में पकड़ा पाम टॉप को न्यू सांग को दिखाते हुए कहा, हमारे अपार्टमेंट से 25 मिनट दूर स्काई होटल को लोकेट कर रहा है। अभी नाइट का समय है। अगर हम कार को हाई स्पीड में ड्राइव करेंगे तो 12 से 15 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच जाएंगे। बेनिंग और न्यू सांग विंग को लेकर निकल ही रहा था। तभी बेंचिंग ने कहा, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि विंग का इस हालत में स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। फिर वो सब निकल गए। फिर सब कार में बैठ के होटल पहुंचा। होटल के बाहर कार को पार्क करके होटल के अंदर गए। वेनिंग सबको लोकेशन बता रहा था और सब एक साथ चलते जा रहे थे। एलिवेटर से होते हुए उस फ्लोर पर पहुंचा जहां वेनिंग लोकेशन बता रहा था। एलिवेटर का डोर ओपन होते ही सब शॉक्ड होकर चिल्लाने लगे क्योंकि वहाँ डेड बॉडी पड़ा था।
वो लोग डरते डरते आगे बढ़ने लगे। जितना आगे जा रहा था डेड बॉडी की नंबर उतनी बढ़ रही थी। एक हॉल में जाके देखा तो वहाँ सिर्फ डेड बॉडी ही है, कहीं कोई भी जिंदा नहीं दिखाई दे रहा था। विंग की आंखें सिर्फ वांगजी को ही ढूंढ रहा था। डेड बॉडी को के बीच ढूंढते ढूंढते विंग की नज़र वांगजी पर गया। वांगजी एक पिलर के सहारे बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। वांगजी के पास जाके विंग ने वांगजी को पुकारा, लंजा लंजा। वांगजी ने कोई आंसर नहीं किया और ना ही अपने आईज ओपन किया। विंग ने वांगजी के गालों पर हल्के हल्के स्लैप करके उसको पुकारा, लंजा उठो ना। पर फिर भी वांगजी ने कोई आंसर नहीं किया। विंग ने अब वांगजी के दोनों आर्म को पकड़ के शेक किया। उसे कहा, लंजा अपना आईज ओपन करो, देखो मैं आ गया। पर वांगजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग को अपने हाथ में कुछ लिक्विड जैसा महसूस हुआ। विंग ने तुरंत अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था। वांगजी का ब्लड देख के विंग जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा। विंग की रोना देखते ही बेंचिंग उसके पास आई। उसे कहा, क्या हुआ? विंग चिल्लाकर बोल रहा था, लंजा तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। बेंचिंग ने विंग को थोड़ा दूर करके वांगजी को चेक किया। बेंचिंग ने कहा, इसकी सांस अभी चल रही है, बहुत धीमी है। अगर इसे ट्रीट किया गया तो की बात ये सुन के ठीक हो विंग ने सकता अपने है। आंखों से आंसुओं को साफ करके बेंचिंग से कहा, चलो बेंचिंग, हम लंजा को हॉस्पिटल ले चलते हैं। विंग की बात सुन के नी होसैंग ने कहा, नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अगर हम हॉस्पिटल गए तो पुलिस केस हो सकता है, हम सब पकड़े जाएंगे। और वांगजी का कोई एनिमी जिंदा हुआ, उसे पता चला वांगजी जिंदा है तो फिर से वो अटैक कर सकता है। बेंचिंग ने वांगजी के ऊपर से काले कोट को खोल दिया। वांगजी जो अंदर वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो ब्लड से कवर हो चुकी थी। बेंचिंग ने देखा वांगजी को 2 गोली लगी हुई है। बेनिंग ने वांगजी के फ़ोन को ढूंढ लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। बेंचिंग ने नी होसैंग की ओर देखते हुए कहा, तुम वांगजी को उठाने में मेरी मदद करो। नी होसैंग ने पूछा, पर हम इसे कहाँ ले जाएंगे? बेंचिंग ने कहा, मैं एक अंकल को जानती हूँ। मैंने किसी के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। उनके पास सारा सामान हमें मिल जाएगा, जो भी हमें ज़रूरत होगी। सब मिलके वांगजी को उठाकर बाहर ले आया और कार में बिठाया। बेनिंग ने कहा, शीजिए आप जाइए, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं 10 से 20 मिनट बाद पहुँच जाऊँगा। नी होसैंग बेनिंग के पास रुकना चाहता था पर बेनिंग ने मना किया। फिर वो तीनों चले गए उस अंकल के पास। वांगजी को ले जाकर बेड पर लेटाकर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। बेनिंग को जो भी सामान चाहिए था उस अंकल ने सब का इंतज़ाम कर दिया था। बेनिंग भी थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गया। बेंचिंग वांगजी की ट्रीटमेंट कर रहा था। विंग बाहर बैठ के सिर्फ गॉड से प्रे कर रहा था। 2 घंटे बाद बेंचिंग उस कमरे से बाहर आई। विंग ने पूछा, क्या हुआ बेंचिंग? लंजा आप ठीक है ना? बेंचिंग ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब बस उसका होश में आने की इंतज़ार करो। नी होसैंग ने बेनिंग की ओर देखते हुए पूछा, तुम वहाँ क्यों रुके थे? बेनिंग ने कहा, क्योंकि मैं उस होटल की आज की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करना चाहता था। मैंने हैक करके वो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया ताकि कोई भी हमें ढूंढ ना पाए। नी होसैंग ने बेनिंग को हक करके कहा, आई लव यू निंग। बेनिंग ने भी कहा, आई लव यू टू हुसैन। अब मॉर्निंग में नी होसैंग ने फ़ोन पे सारी बात याली को बता दी थी। सारी बात जान के याली और जियांगचंग विंग के पास आए। विंग इतने सालों बाद सीजिए और अपने ब्रदर को देख के रोने लगा। याली विंग को हक करके उसे कहा, आशियन तुम रो मत, तुम्हारे अनबॉर्न बेबी के लिए ठीक नहीं होगा, वांगजी को जल्दी होश आ जाएगी। देखते देखते 7 दिन निकल गए। विंग हमेशा ही वांगजी के पास बैठा रहता था। अपने ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता था, ना ही ठीक ठाक तरीके से खाना खाता था। सब उसे बहुत समझाता था पर वो किसी की बात नहीं सुनता था। 7 दिन बाद वांगजी धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन किया। उसने अपने चारों ओर देखा।
उसने देखा विंग उसके हाथ को पकड़ के बेड के ऊपर सर रख के बैठे बैठे सो गया है। वांग जी ने धीरे से विंग को पुकारा, विंग विंग। वांग जी की आवाज़ कान में पड़ते ही विंग ने अपने आइज़ को ओपन किया। तुरंत उठ के खड़ा होकर अपने दोनों हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ के कहा, लंजा, तुम्हें होश आ गया है? अभी तुम कैसे हो? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम इतने स्किनी और डल क्यों दिख रहे हो विंग? बेंचिंग ने उस कमरे में आते हुए कहा, क्योंकि पिछले 7 दिनों से ना ही उसने ठीक ठाक खाना खाया है और ना ही रेस्ट लिया है। उसने सिर्फ तुम्हारी चिंता में यहीं पर बैठ के दिन गुजार दिए। उसे अपनी बेबी की भी कोई फिक्र नहीं था। बेंचिंग की बात सुन के वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग। विंग ने कहा, लंजा, अब से मैं ठीक ठाक खाना खाऊंगा और प्रॉपर रेस्ट भी करूंगा। बेंचिंग ने वांग जी को उस जगह से अपने घर शिफ्ट करवा दिया था। वांग जी को पूरी तरीके से रिकवर होने में 3 महीने लग गए थे। इन 3 महीनों में याली की शादी हो गई थी और विंग की बेबी बम बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि विंग के प्रेगनेंसी को अब 6 मंथ हो चुके थे। वांग जी वहाँ से दूर दफन माउंटेन में एक घर बनाया था। वो जगह टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण वांग जी ने उस घर पर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया था। विंग की डिलीवरी बेंचिंग के घर रहकर ही हुई थी। विंग को एक बेबी बॉय हुआ था। विंग अपने बेबी बॉय और अपने हस्बैंड वांग जी के साथ दफन माउंटेन में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने रिचुअल करके अपने मैरिज को कंप्लीट भी कर लिया। यही तरीके से हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है।